2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। पटना में हो रही विपक्ष की बैठक से पहले राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक हमारी भारत जोड़ो की और एक तरफ बीजेपी की भारत तोड़ो विचारधारा की। राहुल ने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने, नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही है, कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही है। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम। पटना में हो रही विपक्षी दलों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तंज कसा है। स्मृति ईरानी ने कहा है, मैं विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस पीएम मोदी को अकेले हराने में नाकाम है और उन्हें सहारे की जरूरत है। कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे। तो अभी आपने स्मृति ईरानी को सुना, उससे पहले आपने राहुल गांधी को सुना। उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत बांटने निकले हैं और बीजेपी देश बांटने निकली है, ऐसा राहुल गांधी का कहना था। वहीं स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस है वो अब ये मानती है कि वो अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती है, यानी कि उसके बूता नहीं अकेले दम पर वो बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को हरा दे, इसलिए अब इन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे थे पटना में जब वो रैली को संबोधित कर रहे थे और विपक्षी एकता की वो बात भी कर रहे थे, विपक्षी एकता की ताकत की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात होती है दिल्ली की तो कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर आ जाती है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ लड़ रही है। हमारे साथ अशोक यादव जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। अशोक यादव जी, स्वागत है चैन में आपका। अशोक यादव जी, विपक्षी एकता की बात हो रही है, मीटिंग हो रही है, ऐसे में स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दे दिया है कि हिम्मत नहीं है कांग्रेस की कि वो अकेले चुनाव लड़ सके और बीजेपी को हरा सके। ऐसे में सहारे की ज़रूरत पड़ रही है और ना ही सपा की इतनी हिम्मत है कि वो बीजेपी को हरा सके, इसलिए सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सहारे के बिना आप लोग का काम नहीं चलता, मतलब आप लोग ये मानते हैं इस बात को? मनीष जी, मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन में लगभग 20 दल थे। 2014 में इनका सरकार बनी थी मोदी जी की, तो 20 दल थे उसमें। तो आप वही काम किए हैं, आप पीडीपी जैसे लोगों से गठबंधन किए, जिसको आप कहते थे कि आतंकवादियों की पार्टी। देखिए, ये सब चीजें जो है, चाहे स्मृति ईरानी जी हो या भाजपा के जो नेता, वो लोग बिना अपनी तरफ देखे दूसरी तरफ उंगली उठा देते हैं। और गठबंधन की राजनीति करके ही भारतीय जनता पार्टी, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, ये लोग गठबंधन की राजनीति करके ही आगे बढ़े। दूसरी बात, गठबंधन करना क्या कोई गुनाह है क्या? आप अगर
देश के विभिन्न विचारधारा वाले राजनीतिक दलों को एक मंच पे ला करके अगर कोई राजनीतिक उद्देश्य देश की जनता का उद्देश्य जो कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने का उद्देश्य उसको पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें कहाँ से क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सवाल उठता ये है मनीष भाई कि आप राजनीति करने लायक बचेंगे कि नहीं बचेंगे 2024 के बाद? क्योंकि सवाल ये है कि इस देश से अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, इस देश का संविधान ही नहीं बचेगा, तो आप राजनीति कैसे करेंगे? आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो राजनीतिक दलों को अब जनता के बीच में ये लेकर के जाना पड़ेगा ये सवाल, और जनता को जागरूक करना पड़ेगा। और इस सारे कवायद में अशोक भाई, ये किस आप लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वो मुझे थोड़ा डिफाइन कीजिए। देखिए, लोकतंत्र क्या होता है मनीष जी? लोकतंत्र मतलब जनता का शासन जनता के द्वारा, यही ना होता है। आप जब देश के 6 राज्यों में जनता इनको मैंडेट देती है और एक गवर्नर का दुरुपयोग करके, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की महाराष्ट्र के गवर्नर के ऊपर, भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर, कि किस तरह से ये लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं। 16 से 17 राज्यों में ये लोग गुंडाई करके सरकारें बनवाते हैं, ईडी सीबीआई और विधानसभा अध्यक्ष और गवर्नर का दुरुपयोग करके। अशोक भाई, आप एक अच्छे नेता हैं, ठीक है, हम आपके पास आ रहे हैं अशोक भाई एक सवाल के साथ। पहले अभिनव जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अभिनव जैन जी, स्वागत है चैन में आपका। अभिनव जैन जी, भाई लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी कवायद चल रही है, और पूरी कवायद चल रही है अभिनव जी, और वहाँ पर देखिए किस तरह से मीटिंग हो रही है और लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में भाई अब लोकतंत्र को बचाने निकली है विपक्षी पार्टी, कैसे आप लोग का बेड़ा पार होगा? देखिए, ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ये अपने आप को खतरे में समझ रहे हैं। और खतरे में इसलिए समझ रहे हैं कि इन्होंने जो है आज तक देश के लिए कुछ किया नहीं है, और सालों निकालती है देश। अभी भी इनको पूरा इनका प्रयास था कि ऐसे गड्ढे में धकेल दें जहां से कभी निकल ना पाए। और ये लोग मिलके भी सारे अपने आप को, इनका कोई देश के लिए इनकी कोई दृष्टि नहीं है, कोई विजन नहीं है भारत के लिए। इन्होंने सालों साल जो है भारत में हुकूमत करी है, जनहित का इन्होंने जो है जनहित को इन्होंने खराब किया है। और अब जबकि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है, देश विदेश में आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको जो है ख्याति और रिकॉग्निशन मिल रही है, तब ये लोग सोच रहे हैं कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को खतरे में मानकर ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए निकले हैं। ये बंदरों की जो है, इनकी बंदरों की जो है इनका दल है। एक साथ मिलकर जो है ये कितना भी कोशिश करें, लेकिन जो है इनका कहीं से कहीं तक ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। अशोक यादव जी, अब देखिए अभिनव जी क्या कह रहे हैं, किसी दल का नाम लिया उन्होंने। अशोक यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे प्रवक्ता हैं, बड़ा बौखलाए हुए हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनको अपने भाषा शैली पे लगाम नहीं है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल पगलाए हुए हैं कि सरकार चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहाँ पे अदानी की सरकार, आपके ख्वाब है सरकार चली जाएगी, आपके कहने से थोड़ी जाएगी। ये तो जनता जनार्दन तय करेगी कि सरकार जाएगी नहीं जाएगी। आप लोग तो जो है आपको तो मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने। अभिनव भाई सुन लीजिए ना, हाँ बोलिए। अभिनव जी, देखिए, एक तरफ अदानी की सरकार है और दूसरी तरफ जनता की सरकार बनाने के लिए विपक्ष की कवायद है। और जनता को 5 किलो राशन और हिंदुत्व का मुलम्मा चढ़ाकर कितने दिन बेवकूफ बनाएंगे आप लोग? आप लोग, ये कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी सरकार ने ठगा नहीं। आपने किसानों को ठगा, 2022 तक उनकी आय दुगनी कर रहे थे। आपने देश की बेटियों को ठगा, पहलवान बेटियों को ठगा। आपने देश के नौजवानों को ठगा, उनको 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, आप उनको 4 साल के ठेके पर रख दिए, अग्निवीर बना दिए। आप माँ गंगा को ठगे, माँ गंगा के नाम पे वोट लिया आपने, और उसके बाद माँ गंगा को उसी हालत में, बुरी हालत में छोड़ के चले गए। आपने देश को ठगा है, क्योंकि आप जब कहते थे कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा, आप एक एक करके सारे संस्थान आप अडानी के हाथों बेच दे रहे हैं। आप देश में एक लीगलाइज्ड लूट कर रहे हैं। लीगलाइज्ड लूट मतलब कानूनी जामा बना दे रहे हैं उस करप्शन को। आप जब देश में एक ऐसा संस्थान पहले से था मनीष भाई, 1947 से प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष, अब एक तरफ जहां देश कोरोना के आपदा से जूझ रहा था, वहीं पे मोदी जी की सरकार जो है देश को लूटने की योजना बना रही थी। और पीएम केयर फंड बनाया उन्होंने, जो कि प्राइवेट संस्था है, जो कि पीएम केयर फंड में जो है 2913.6 करोड़ रुपया इन्होंने सरकारी कंपनियों से ले लिया। 2% CSR जो होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। तो ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। अच्छा अशोक भाई, एक छोटा सा सवाल है अशोक भाई, एक छोटा सा सवाल है, एक चीज बताइए, कोरोना का पेंडेमिक समय आपने देखा था जी? देखा था ना। अब ये बताइए आप, छोटा सा सवाल है कि कोरोना में कई गरीबों को मुफ्त में राशन दिया गया, ठीक है, वैक्सीनेट किया गया फ्री में,
ठीक है, फ्री में राशन दिया गया, ठीक है। मनीष भाई एक सवाल मेरा बता दीजिए। सुनिए ना सर, सुनिए मेरी बात, सुन ली, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद फिर कई सारी चीज़ें जो है सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए फ्री में, ठीक है, कई लोगों के बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए थे, कई लोगों को छूट दी गई थी कि आप अगर किराया नहीं दे रहे हैं तब भी छूट दे दी गई थी, कई सारी चीज़ें थी, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे में अशोक भाई ये बताइए कि क्या वो सरकार अपने जेब से पैसा देती, वो उसी फंड से ही तो दी है, और कहीं से इधर उधर से लेकर ही तो सरकार देगी कि अपने जेब से देगी? आपने 2-3 चीजें पूछा मनीष भाई। पहला आपने पूछा कि इस तरह का वैक्सीनेशन सरकार ने फ्री कराई। देश की आजादी के बाद से कोई ऐसी पैंडेमिक का नाम बताइए जिसकी सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन नहीं कराई। कोई एक ऐसी पैंडेमिक का नाम बताइए। ये देखिए, ये सारी सरकारों ने सब पैंडेमिक में वैक्सीनेशन फ्री कराया है। इनकी तरफ मार्केटिंग करके सर्टिफिकेट ऐसा समय 100 साल बाद आया है महाराज अशोक। सुनिए, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि सारी चीजें पीएम केयर फंड से हुई, तो पीएम केयर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अशोक भाई, सारी चीजें मैंने वो कही नहीं कि सारी चीजें, मैंने कहा कि पैसा कहाँ से आया। पैसा इधर ही उधर से तो आया है कि आपने एक पैसा दिया था आपने। देखिए सुनिए, ऐसा पैसा सभी लोगों ने दिया, अपने अपने सैलरी से सभी लोगों ने पैसा कटवाया, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। न तो देश की किसी जनता को इसमें कोई दिक्कत है। दिक्कत तब खड़ी होती है जब आप आपदा में अवसर की तलाश करते हैं। आपदा, आप बताइए, पीएम प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष जो उसकी क्या उपयोगिता है? उसमें क्यों नहीं फंड लिया गया? उसमें फंड लेने के लिए मोदी जी क्यों नहीं लोगों से अपील किए कि आप प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में दान करिए? ये प्राइवेट फंड क्यों बनाए पीएम केयर फंड नाम से? किसी देश का प्राइम मिनिस्टर भी प्राइवेट होता है क्या? तो आप इस तरह से लीगलाइज लूट कर रहे हैं देश की संपत्तियों का। आप 2-3 हजार करोड़ रुपया जो सरकारी संपत्ति का जो पीएम केयर फंड में गया, इसकी ऑडिट क्यों नहीं करवाते आप? कि आपने जहां खर्च के दिखा दीजिए देश की जनता को, आरटीआई के दायरे में इसको लाइए। तो ठीक है अभिनव भाई, जवाब दे दिए जल्दी से। अभिनव भाई आप जुड़े हुए? अभिनव जैन जी, आपको आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ इनकी ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि जिसका जो जवाब देने लायक भी हो, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। बात नहीं है तो कहाँ जितना विकास किया है, अगर किसी भी क्षेत्र में बात करें, आज अगर आप देखिए तो सैमसंग जैसा फोन, आईफोन, अभी ये लोग लाखों करोड़ों फोन जो है ये बन रहे हैं, हिंदुस्तान में बन रहे हैं, भारत में बन रहे हैं, भारत से इनका निर्यात किया जा रहा है। अगर आप देखिए इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि कभी किया ही नहीं था, जो इन लोगों ने भारत को बाहर के विदेशों के ऊपर आधारित और निर्भर कर दिया था, आज मोदी जी जो है उसको आत्मनिर्भर देश की तरफ ले जा रहे हैं। अगर ऐसा हो पा रहा है तो भाजपा की सरकार में ये संभव हो पाया। अगर आप देखिए डिफेंस कॉरिडोर, जिस डिफेंस के अंदर जब आप देखिए बाहर के देशों के ऊपर निर्भर होकर, और जब जरूरत के अंदर कभी हमारे को आर्म्स नहीं मिलते थे, और जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, वो हमें आंखें दिखाने का काम करते थे। आप इनको देखिए, जब आप लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख के अंदर कांग्रेस या अन्य दल ये कहते हैं कि देखिए गज लड़ रहे हैं, और ये मोदी जी की भाजपा की सरकार है जब चाइना ने घुटने टेके और हमने अपना 1 इंच हमने अपनी जगह नहीं दी और उनको वहां से मार के भगा दिया। अगर ऐसा जो है स्वाभिमान वाला, गर्व वाला जो हमारा जो क्षण है, अगर वो हम देख पा रहे हैं तो वो भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ही में ही ये संभव हो पा रहा है। आप देखिए आयुष्मान योजना। ठीक है, तो समय कम है। अभिनव जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और